हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे होम लोन के कुछ यूनिक बेनिफिट के बारे में। यूनिक बेनिफिट्स मतलब है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मेरे हिसाब से यूट्यूब में आपको कहीं इसका डेटा नहीं मिलेगा। होम लोन के यूनिक बेनिफिट के बारे में डिस्कस करूंगा बिकॉज होम लोन के बारे में लोग बहुत बात करते हैं और मेनली आपको जो बेनिफिट बताते हैं वो टैक्स बेनिफिट बताते हैं, ये बताते हैं और कोई बेनिफिट नहीं है। मैं आपको कुछ अलग टाइप के बेनिफिट आज बताऊंगा और उससे आपको कई सारी चीज़ें समझ में आएंगी, कई सारी चीज़ क्लैरिफाई होंगी, क्लैरिटी आएगी आपके दिमाग में डेफिनेटली। सो बढ़िया बढ़ते हैं। सो आज हम आपको 10 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। 10 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा कि क्यों होम लोन लेना चाहिए और उसके क्या क्या यूनिक बेनिफिट्स हैं। सब अगर आप नया घर लेने जा रहे हैं तो पहले आप प्रॉपर आप होम लोन लीजिए, भले वो आपके पास पैसा हो। जैसे कि माना कि अगर आप 20 लाख का 50 लाख का कोई घर या फ्लैट लेने जा रहे हैं तो भी आप होम लोन लीजिए। उससे क्या होगा, नंबर एक चीज ये है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल एकदम क्लियरेंस हो जाएगी। जब भी बैंक लोन देती है तो उसकी सर्च वैल्यूएशन कराती है, सर्च इन द सेंस ऑफ उसकी जो लीगल चेकिंग होती है वो पूरी प्रॉपर उनके एडवोकेट करते हैं, बैंक भी करती है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आपको उस प्रॉपर्टी में डरने की बात नहीं पड़ेगी कि हमको क्या सही है प्रॉपर्टी, क्या गलत है, क्या फ्लैट में सारी परमिशन मिली हुई है, फ्लैट का कौन सा पार्ट सही है कौन सा। तो सारी वो कंडीशन उस एग्रीमेंट में रहती है और वो चेक करने के लिए बैंक सारी प्रोसेस कर लेती है। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे कि आपके पास एक लोन है, घर है, आपका फादर का घर है या फिर आपकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है तो उस पर कोई लोन नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि आपको उस पर भी लोन लेना चाहिए। बिकॉज देखिए, एक तो क्या है कि वो प्रॉपर्टी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है तो उसके पेपर सही है कि गलत है अभी आपको पता नहीं। आप उसमें रह रहे हैं 10 20 50 साल से, 20 100 साल से, लेकिन उस प्रॉपर्टी में क्या दिक्कतें हैं आपको पता नहीं है। क्यों पता नहीं? क्योंकि कभी उसकी चेकिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी है। तो जब आप होम लोन लेंगे, अब उस होम लोन में क्या जरूरत पड़ेगी, जैसे आपको होम लोन रेनोवेशन के लिए ले लीजिए, 5 10 लाख रुपए का ले लीजिए, ज्यादा मत लीजिए। तो उससे क्या होगा, उस प्रॉपर्टी के पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रॉपरली वेरीफाई हो जाएंगे, क्योंकि बैंक पूरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेगी। अगर कुछ उसमें कमी रहती है तो इन द सेंस ऑफ कुछ कमी रहती है तो वो आपके एंसेस्टर जो है, अगर आपके दादाजी हैं, आपके पिताजी हैं, उनके रहते रहते वो चीज ज्यादा क्लैरिफाई, ज्यादा आसानी से सही हो जाएगी कंपेयर देन जब उनके चले जाने के बाद। तो एक ये पॉइंट हो गया कि अगर आपकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है तो उस पर डेफिनेटली आप एक टॉपअप लोन ले सकते हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। छोटा सा लोन ले लिए 5 10 लाख रुपए से, तो उससे आपकी ये सिक्योर हो जाएगी, प्रॉपर्टी में सारी क्लियरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब वो चले जाते हैं उसके बाद अगर आप उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहें या फिर कोई लोन लेना चाहें तो डेफिनेटली आपको कई सारी प्रॉब्लम आती हैं फिर। और क्योंकि उनमें कहीं आगे जाके फर्दर कोई डिस्प्यूट भी होता है तो फिर उसमें आपको काफी कुछ मदद मिलेगी बैंक के लोन के द्वारा, क्योंकि बैंक ने पहले ही से वो चीज को प्रूव कर दिया है, ओनरशिप प्रूव कर ली है, तभी बैंक ने लोन दिया है। तो आपको कोर्ट में वो एक पॉइंट रखने के लिए भी काफी पॉइंट बन जाते हैं कि नहीं, इसकी ओनरशिप मेरे पास है क्योंकि बैंक ऑल्सो फाइनेंस दिस प्रॉपर्टी पे लोन दिया है। तो एक आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो हो जाता है। तो दो पॉइंट ये हो गए। नंबर तीसरा पॉइंट ये है कि लोग होम लोन तो ले लेते हैं, एक टेन्योर के लिए ले लेते हैं। तो मेरा मानना है कि आप होम लोन लीजिए और उसको कभी जीरो मत करिए। लोग बाग जैसे लोन ले लेते हैं तो उसको जल्दी पड़ती है लोन को रीपे करने की, तो लोन को रीपे जल्दी मत करिए। दूसरा क्या है, अगर आपको रीपे करना है तो आप उसको क्लोज मत करिए, इन द सेंस ऑफ उसको बंद मत करिए। आप उसमें 2 4 लाख रुपए बना रहने दीजिए, उसकी एक इंस्टॉलमेंट देते रहिए, छोटा छोटा अमाउंट। और कभी अगर आपने ओवर रीपे कर दिया है तो आपको इंस्टॉलमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपका एक लोन जो है ना वो आउटस्टैंडिंग बना रहना चाहिए। उससे क्या होता है, कभी आपको सडनली आपको कोई पैसे की जरूरत होगी, 5 10 लाख रुपए, 25 लाख, 20 लाख रुपए, जितने का आपकी प्रॉपर्टी उसमें जो वैल्यूएशन होगी, तो बैंक उस पर क्विकली लोन दे देगी आपको। क्विकली इन द सेंस ऑफ कि जैसे आपको जरूरत पड़ी कि आपको आज लोन चाहिए 10 लाख रुपए का, तो आप पर्टिकुलर बैंक के पास जाएंगे, बोलेंगे मेरी प्रॉपर्टी आपके पास पहले से मॉर्टगेज है, तो वो उस पर बैंक बहुत आसानी से लोन दे देता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी पहले से मॉर्टगेज है, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और एग्जिस्टिंग कस्टमर बोला जाता है, अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो उस पर बहुत आसानी से जल्दी लोन मिल जाता है। वीकेंड से 3 4 4 5 7 विद इन 1 वीक में आपका ये काम हो जाएगा। चौथा पॉइंट ये है कि जब आप उस लोन को बैंक के पास रखे रहेंगे तो क्या होगा, जो प्रॉपर्टी के पेपर है वो बैंक के पास ज्यादा सेफ रहेंगे कंपेयर देन आपके पास। लोग आज सोचते हैं कि नहीं, वो प्रॉपर पेपर वहां बैंक में रखें, उसको निकालने का टेंशन, ये फालतू का टेंशन आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि वो पेपर्स बैंक के पास सेफ में ज्यादा सेफ रखे हैं कि कंपेयर देन आपके पास, और आपको उसकी कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है सच। बट वो बैंक के पास है तो ज्यादा सेफ रखे हैं, और ज्यादा सेफ रखें। घर में तो इस बार मिसप्लेस हो भी सकते हैं,
बट बैंक में मिसप्लेस नहीं हो सकते। बैंक में काफ़ी हैवी कॉस्टली लॉकर में रहती है और काफ़ी उसकी प्रोटेक्शन रहती है। बैंक काफ़ी केयर करती है उन सब पेपरों का। तो मेरे मानने में कि वो पेपर आपको ज़्यादा बैंक में ही रहने पड़ेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। पांचवा पॉइंट ये है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी में लोन ले रखा है तो उसको रीसेल करने की ज़्यादा सिंपल तरीके से वो रीसेल हो सकती है। जैसे क्या है कि आपने कोई लोन ले रखा है और आपको सरकमटेंस में या आपको प्रॉपर्टी आपने ऐसे लोन लिया था तो आपको उसको बेचना है। जब उस प्रॉपर्टी को बेचना है तो जो नेक्स्ट पार्टी होती है उसको लेने में काफ़ी आसानी होती है, बिकॉज आज की तारीख में लोग समझते हैं कि जिस को बैंक ने फाइनेंस कर दिया है तो वो प्रॉपर्टी सब जो डिलीजेंस रहते हैं सारे पॉइंट चेक आउट कर लिए। दूसरा क्या है, जो पार्टी अगली पार्टी ले रही है प्रॉपर्टी को तो उसको एक जो आसानी रह जाता है कि लोन मिल जाएगा। अदरवाइज लोग ये पूछते हैं क्या लोन मिल जाएगा, क्या लोन मिल जाएगा, वो इसी में ढूंढते रहते हैं लोन मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। बट क्या अगर किसी ऑलरेडी किसी बैंक ने फाइनेंस कर रखा है तो उस पर लोन मिलना ज़्यादा आसान हो जाता है। और अगर आपके पास पेपर हैं, आपके इनकम के प्रूफ वगैरह हैं, तो जहां से वो पार्टी ने लोन ले रखा है वही बैंक आपको लोन दे देगी ज़्यादा कम प्रोसेस के साथ, बिकॉज उनके पास वो प्रॉपर्टी के पेपर ऑलरेडी चेक है। तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। ये एक पॉइंट था। छठवां पॉइंट क्या है कि अगर आपने लोन बैंक के थ्रू लिया है तो उसमें क्या रहता है, बैंक उस जमीन की सारी चेक आउट कर लेती है। बिकॉज कैसे उसमें एक चेन डीड रहती है। माने कि कोई चीज़ 30 साल 40 साल पहले बिकी तो किसने बेची, किसने बेची, ABCDEF, तो इस तरह से रहता है। तो उसमें कहीं डिस्प्यूट नहीं हो सकता है। तीसरा कि उसमें अगर अगर वो प्लान किसी प्लान के अंतर्गत सैंक्शन है तो उस प्लान में वो प्लान का सैंक्शन मैप है कि नहीं है, और अगर वो मैप है तो वो प्रॉपर है कि नहीं है, उस प्रॉपर के अनुसार वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। फर्दर क्या है कि गवर्नमेंट उस पर कोई डिसीजन उल्टा ना ले ले, इसलिए वो बैंक वो भी पॉइंट चेक आउट कर लेती। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है और उस पर आपको रेंट पर देना है या आपने उसको रेंट पे दे दिया है, तो जब आपने वो प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी है तो एक काफ़ी फोबिया रहता है। जब लोग अदर सिटी में जॉब करते हैं और उनका मकान कहीं और होता है तो लोग सोचते हैं, नॉर्थ इंडिया में ये काफ़ी कुछ चलता है कब्जा वाला कॉन्सेप्ट, कि लोग मकान पे कब्जा कर लेते हैं, फ्लैट पे कब्जा कर लेते हैं। तो एज सच लोन वाले केस में ये बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि अगर आपने नेक्स्ट पार्टी को भी बता रखा है इस प्रॉपर्टी पे लोन है और हमको भी लोन प्रॉपर देना पड़ेगा, बिकॉज आप रेंट देंगे और हम अपना मिला के वहाँ पे रेंट देंगे, तो कहीं ना कहीं ये सब इक्वल रहती हैं। तो नेक्स्ट जो पार्टी है उसके दिमाग में भी साइकोलॉजी एक प्रेशर रहता है कि इस पर ऑलरेडी लोन है, अगर इन्होंने नेक्स्ट पार्टी ने लोन भरना बंद कर दिया तो जहाँ पे बैंक आ जाएंगे और बैंक इस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं फोर्सफुली। तो वहाँ पे भी वो एक तरह से कब्जा वाली सिचुएशन नहीं बनेगी मेरे हिसाब से, बिकॉज लोग ये डेफिनेटली सोचते हैं कि ये इस पे ऑलरेडी मॉर्टगेज है, पेपर है नहीं है इनके पास, पेपर बैंक के पास है। तो ये एक साइकोलॉजी प्रेशर काफ़ी अच्छा रहता है। तो मेरे मानने में ये एक बहुत प्लस पॉइंट है लोन लेने का। एक सबसे जो एक पॉइंट है वो बहुत अच्छा पॉइंट है, सबसे लास्ट की कह सकते हैं कि लोन लेना चाहिए पर उसको मैक्सिमम टर्म के लिए लेना चाहिए। मैक्सिमम टर्म को मतलब मैक्सिमम टर्म जो रहता है कि तकरीबन 30 साल के लिए मैक्सिमम सारी बैंक लोन देती है। तो आप पूरे मैक्सिमम टर्म के लिए लोन लीजिए 30 साल के लिए। उसमें क्या रहता है, जैसे अगर आपने कोई 50 लाख का लोन लिया है, अगर आपने 30 ईयर्स के लिए लोन लिया है तो तकरीबन 40,000 तकरीबन EMI बनेगी, और अगर आपने 20 ईयर के लिए लिया है तो तकरीबन 45 या 46,000 के आसपास EMI बनेगी। आप बोलोगे जल्दी रीपे हो जाएगा, इतना लंबा कौन चलाएगा। फिर वही पॉइंट जो मैंने पहले डिस्कस किए, लोन को आपको रीपे करना है। अगर आपको 40 भरना है 40 भर सकते हैं, आप 50 भी भर सकते हैं मंथली में, इसमें कोई बैंक मना नहीं करती है, क्योंकि उनको ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो ज़्यादा रीपे कर रहे हैं वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे आप रीपे ज़्यादा कर सकते हैं। बट क्या होता है उससे कि आपको एक मैक्सिमम टर्म मिल जाता है उस लोन को कवर अप करने के लिए। जैसे फ्यूचर में माना कि अगर आपकी इनकम अभी आपकी 100 रुपये इनकम है और आपको EMI 50 रुपये देना है, तो अभी आप 60 रुपये भी दे सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी ज़्यादा नहीं, 70 रुपये भी दे सकते हैं। और एक ओवर ऑफ द टाइम पीरियड वो लोन पहले बंद हो जाएगा। बट क्या है, जैसे आपने 50 रुपये 40 रुपये लोन दिया और 10 रुपये आपके पास बच रहा है, तो उसको आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें, जिसके कई सारे पोर्टफोलियो बताए जाते हैं। मैं भी कुछ कुछ अच्छे स्टॉक के बारे में डिस्कस करता हूँ। आप उसमें स्टडी करें, वो पैसा वहाँ इन्वेस्ट करें, तो क्या होगा कि उसका रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है। और यहाँ से आपका कुछ अमाउंट बच के वो वहाँ इन्वेस्ट होगा, तो डेफिनेटली उसकी जो इक्वेशंस बनेगी वो आपके होम लोन को मेरे हिसाब से वो 12 से 15 साल में आपका रीपे हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि उसमें कैलकुलेशन रहती है कि इन्वेस्टमेंट अगर आप सही जगह सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सारी स्टडी के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपका रिटर्न ऑफ इक्विटी ज़्यादा रहेगा और आपका जो घर का है
वो भी आपका लोन बहुत जल्दी रीपे हो सकता है, बट आपको रीपे नहीं करना है। वही वाला कॉन्सेप्ट, आपने एक तरह से 50 लाख का लोन लिया, 50 लाख का लोन लिया, 40 45 46 47 पे भर दिया है, अब 2-3 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग रह गया तो छोड़ दो उसको, फिर उसको लॉन्ग टर्म के लिए उसको उस टाइम को पूरा होने दो, क्योंकि उससे आपका प्रोटेक्शन काफ़ी मिलता है। एंड लास्ट पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, छोटा पॉइंट है, होम लोन जरूर लीजिए। सो ये वीडियो था एक होम लोन के बारे में, जिसमें मैंने यूनिक आइडेंटिटी बताई, आपको आइडिया बताए। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।